नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, अभी हम 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम आपके छठे चैप्टर जिसका नाम है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति पे आप 2 वीडियो देख चुके हैं। अब आपके समक्ष ये तीसरा वीडियो है। तो इस तीसरे वीडियो में मूलतः हम लोग 1857 की जो क्रांति है उसके कारणों की चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोग पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और उसमें आप देखेंगे पहला जो कारण है वो राजनीतिक कारण है। तो राजनीतिक कारण की जब बात आती है तो सबसे पहले हम लोग याद करते हैं लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के कारण उस समय देश की स्थिति बहुत अराजक हो गई थी और एक तरह से विश्वास का अभाव दिखने लगा था। आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय विद्यार्थियों, हमारे देश की एक प्रथा जिसको हम लोग एडॉप्शन कस्टम बोलते हैं या जिसको हम लोग गोद लेने की प्रथा कहते हैं, तो ये गोद लेने की प्रथा का अंत हो गया था। और अंत किसके लिए हुआ था? अंत हुआ था राजे रजवाड़ों के लिए। तो जिन राजे रजवाड़ों के अपने खुद के पुत्र नहीं होते थे या नहीं थे, निसंतान थे, तो वैसे राजाओं के लिए एक फरमान था कि उनका जो राज्य है वो अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। तो वो किस प्रकार का राज्य? जो कि अंग्रेजों का डिपेंडेंट स्टेट होता था, उनको अपने राज्य में मिला लेने का नियम लागू हुआ। तो इस नियम का दुष्परिणाम जो है किनको किनको भुगतना पड़ा सो बताता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, सतारा को। सतारा क्या है कि द्वितीय जो युद्ध हुआ था मराठों के साथ में अंग्रेजों का, तो उसमें अंग्रेजों को मराठा जो राज्य है उसका कुछ हिस्सा जो है सतारा राज्य के रूप में मिल गया था। तो वहाँ के जो राजा थे वो एक तरह से अंग्रेजों के ही अधीन थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के द्वारा जीता हुआ क्षेत्र था। ठीक है, तो इस तरह के जीते हुए क्षेत्रों को डिपेंडेंट स्टेट हम लोग बोल सकते हैं, या तो एक तरह से ये यूँ कहा जाए कि सतारा जो है अंग्रेजों के अधीन ही था, लेकिन वहाँ एक राजा राज कर रहे थे। तो उस राजा का जो कोई पुत्र नहीं था, तो पुत्र नहीं रहने की स्थिति में वहाँ के राजा ने प्रयास किया कि मैं कोई बच्चे को गोद ले लूँ। बच्चा को गोद लेने का प्रयास भी हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने इसको मान्यता नहीं दी और सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ये कब हुआ? ये 1848 में हुआ। तो महाराष्ट्र के नक्शे में विद्यार्थियों आप लोग सतारा को देख सकते हैं। तो देखिए, अभी तो सतारा एक जिला है महाराष्ट्र में, लेकिन सतारा उस वक्त का सतारा का मतलब है वहाँ अगल बगल के जो भी क्षेत्र हैं, जैसे कोल्हापुर है, सिंधुदुर्ग है ना, ये सारे क्षेत्र जो हैं उस समय सतारा स्टेट में शामिल थे। ये दक्षिणी महाराष्ट्र का क्षेत्र है विद्यार्थियों। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्षेत्र देखिए संबलपुर स्टेट। संबलपुर कहने पे आपको लगता होगा कि ये उड़ीसा राज्य का एक शहर है, लेकिन बच्चों संबलपुर स्टेट जो उस वक्त का था, मतलब 1857 के समय में या उसके पहले, तो संबलपुर स्टेट वास्तव में पश्चिमी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ एक बहुत बड़ा भूभाग था, है ना। तो वहाँ भी यही समस्या आती है, तो उसको भी 1849 में उसका भी अधिग्रहण कर लिया जाता है, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। और आपको पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ था, है ना। झांसी कहाँ पे है? आज के उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है, जिसको उस वक्त हम लोग यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। उस क्षेत्र को बुंदेलखंड भी बोला जाता है। तो उसको भी 1853 में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और आपको मालूम है कि झांसी की रानी ने इसके लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया था। इसके बाद मध्य भारत का एक क्षेत्र है बरार। उसके बाद उदयपुर का नाम आता है। देखिए, उदयपुर का नाम जब भी हम लोग लेते हैं तो विद्यार्थियों या किसी को भी ऐसा लगता है उदयपुर मतलब राजस्थान, लेकिन ये उदयपुर नहीं है। उदयपुर धर्मजयगढ़ छत्तीसगढ़ में है। तो जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के जो हिस्से हैं ना, सरगुजा जिला है, कोरबा है, कोरिया है ना, ये सब जो क्षेत्र हैं वो धर्मजयगढ़ उदयपुर के नाम से जाना जाता था।
तो वहाँ के राजा भी निसंतान थे। 1852 में उसको भी अधिग्रहण कर लिया गया। यही हालत नागपुर स्टेट के साथ हुआ 1854 में। और अवध की कहानी थोड़ी दूसरी है। अवध को तो मतलब वहाँ पे अव्यवस्था है और वहाँ के शासक सही तरीके से शासन नहीं कर रहे, इस तरह का ब्लेम लगा करके। अवध का मतलब होता है विद्यार्थियों लखनऊ क्षेत्र, है ना, सिर्फ लखनऊ नहीं, लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र को अंग्रेजों ने मिला लिया था। तो अंग्रेजों ने मिला लिया था मतलब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ऐसा किया गया था, है ना। तो चलिए विद्यार्थियों, ये सब तो हम लोग समझ रहे हैं। अब कुछ और राजनीतिक कारणों को हम लोग ढूंढते हैं कि क्या क्या राजनीतिक कारण थे। उसमें एक कारण ये भी था कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र मतलब वही, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दत्तक पुत्र का मतलब हुआ मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। तो चूंकि पेशवा बाजीराव के मतलब नाना साहब अपने पुत्र नहीं थे, दत्तक पुत्र थे, तो उनका पेंशन बंद कर दिया गया, है ना। तो ये सब कुछ राजनीतिक कारण है जिसके चलते भारत में उस वक्त अविश्वास फैला। और देखिए क्या हुआ था स्टूडेंट्स, पहले और दूसरे वीडियो में मैंने बहादुर शाह जफर के बारे में आपको बताया था। चलिए एक बार फिर से बताते हैं कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई उस समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर स्टूडेंट्स 1836 से ही दिल्ली के तख्त पे थे, है ना। तो उनको भी नजराना, जिसको ऑफरिंग्स बोला जाता है, उसको देना बंद कर दिया गया और सिक्कों पर से बादशाह का नाम हटा दिया गया। जो उस समय कॉइन्स चलते थे, गोल्ड कॉइन्स हो या जो भी कॉइन्स हो, तो उससे भी बादशाह का नाम हटा दिया गया, ठीक है। उसी तरह से जो देखिए मुगल कालीन सिक्के हैं, है ना। इसके अलावे स्टूडेंट्स जो डलहौजी ने पंजाब और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली और देसी राजाओं की सेनाओं को भी भंग कर दिया गया। मतलब देसी राज्य के जो राज्य रजवाड़े थे उनको सेना रखने की भी मनाही कर दी गई थी। तो ये सारी बातें स्टूडेंट्स देखिए राजनीतिक कारण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए 1857 की शुरुआत से ही हम लोग इन बातों को समझेंगे। तो इसमें कई कारण हैं। एक तो राजनीतिक कारण है, उसके बाद आर्थिक है, सामाजिक है, धार्मिक है। तो 4 भाग में बांट के हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। अभी हम राजनीतिक और उसके बाद कुछ सामाजिक कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ सामाजिक कारणों को जानते हैं। तो सामाजिक कारणों के अंतर्गत आता है स्टूडेंट्स सती प्रथा और दूसरा है विधवा विवाह। थोड़ा बहुत कुछ नरबली का भी मामला था। तो विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे सती का जो यहाँ दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य बड़ा ही क्रूर दृश्य है, बड़ा विभत्स दृश्य है, ये अच्छा दृश्य नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि किसी पुरुष की मृत्यु हुई होगी, है ना, और उसकी मृत्यु के समय उसकी पत्नी को भी जो है साथ में जला दिया जा रहा होगा। तो इसको जो है मध्यकालीन भारत में सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। और ऐसा नहीं था कि सभी पत्नियां जल जाती थी, ऐसा भी नहीं था, लेकिन जगह जगह पर यह केस देखने को मिलता था। और बंगाल में उस समय ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसी के लिए जो है हमारे समाज सुधारक जिनका नाम है राजा राम मोहन राय जी, तो इन्होंने काफ़ी कुछ प्रयत्न किया। और गवर्नर जनरल देखिए सामने हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, ये 1829 का मामला है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके लिए कानून भी बना विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हैं बंगाल सती अधिनियम 1829, बंगाल सती रेगुलेशन 1829। चलिए पढ़ता हूँ इसको। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाया जिसे द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829 कहते हैं। इसके द्वारा पूरे भारत में सती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बच्चों आप ये सोचकर बताइए कि सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था? क्या किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद क्या उसकी पत्नी को साथ में जीवित जला दिया जाना, क्या सभ्य समाज में ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कानून तो अच्छा था, लेकिन उस समय के अशिक्षित समाज को ऐसा लग रहा था कि हमारे रीति रिवाज और धर्म के साथ दखलंदाजी की जा रही है ना। तो
कुछ ऐसी फिल्में भी बनी हैं बच्चों 1857 की क्रांति के को लेकर, उस विषय वस्तु को लेकर, तो उसमें भी आप इन दृश्यों को आप देख सकेंगे। इसमें जो सती है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856। तो ये तो जस्ट 1856 का मामला है, 1857 में विद्रोह हुआ। तो देखिए ये विधवा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। विधवा का मतलब होता है कि जिस पुरुष की पत्नी मर जाती है तो वैसी स्त्रियां जिनके पति मर गए हैं, तो वैसी स्त्रियां कहलाती हैं विधवा। तो विधवा का जीवन देखिए हमारे समाज में बड़ा उपेक्षित जैसा है और अच्छा नहीं है ना। तो पुनर्विवाह की तो बात कोई सोच भी नहीं सकते। तो 1856 में क्या हुआ था विद्यार्थियों कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक कानून बनाया गया था और उसको पारित करने का काम किया था लॉर्ड कैनिंग ने, है ना, जिसका नाम था हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। तो ये समाज में परिवर्तन लाने के लिए था और सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए बनाया गया था। तो बनाया तो गया था अच्छे उद्देश्य से, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया जो है वो अच्छी नहीं हुई, है ना। देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा। देखिए और एक चीज़ था नरबली प्रथा। नरबली क्या होता है, जो किसी धार्मिक अनुष्ठान में किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को बलि दे दिया जाए, इसको मैन सैक्रिफाइस बोलते हैं। तो आप कहेंगे कि सर क्या ऐसा भी होता है। अब देखिए कभी कभी तो समाचार में अब भी देखने को मिल जाता है। पता नहीं वो कैसे लोग होंगे जो ऐसी बात सोचते होंगे और ऐसा कर देते होंगे। तो ये सब आडंबर है, ये सब ढोंग है, अंधविश्वास है और क्रूरता भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अंग्रेजों ने इस पर भी मनाही की थी कि नरबली नहीं होना चाहिए, है ना। हम लोग सोचते हैं कि ये सब जो है सिर्फ किस्से कहानियों का मामला है, लेकिन जब कभी हम समाज में ऐसी घटना सुन लेते हैं तो फिर हम सन्न रह जाते हैं। हमारा मन मस्तिष्क काम नहीं करता। हम सोचते हैं कि कैसे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो अंग्रेजों ने इस पर भी मनाही लगाने का काम किया था। तो आप सोचेंगे कि ठीक है, जब मनाही लगाने का काम किया तो अच्छा किया, लेकिन जब अच्छा किया तो फिर इसका 1857 के विद्रोह से क्या संबंध है। विद्यार्थियों देखिए विद्रोह से इसका संबंध है, क्योंकि उस समय के समाज को ऐसा लग रहा था कि हमारे धर्म और हमारे रीति रिवाजों के साथ अंग्रेज छेड़छाड़ कर रहे हैं। और विद्यार्थियों एक और बड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कई बार आपने सुना होगा कि किसी हिंदू समाज में जैसे किसी लड़के के द्वारा, किसी लड़की के द्वारा जो है दूसरा धर्म जब स्वीकार कर लिया जाता है तो घर वाले बोलते हैं कि उसको हम लोगों ने अपने धर्म से भी निकाल दिया है, परिवार से भी निकाल दिया है, और उसको हम लोग अपने धन संपत्ति में किसी प्रकार का कोई जो है हिस्सा नहीं देंगे। तो 1856 में क्या हुआ था बच्चों कि अंग्रेजी सरकार ने एक विधेयक पारित किया, कानून पारित किया, और उसमें ये बोला कि इस विधेयक के अनुसार ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे और भी बुरा लगा लोगों को कि ऐसे तब तो सारे के सारे लोग ईसाई धर्म मानने लग जाएंगे। और क्यों मानने लग जाएंगे, कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हो भी गई थी बच्चों। जैसे कि अंग्रेज अपनी नीतियां कुछ इस तरह से बना रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई बन जाएं। देखिए किसी धर्म को मानना नहीं मानना किसी व्यक्ति विशेष का जो है वो पर्सनल मामला होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है समाज में यदि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होता है तो कहीं ना कहीं उससे जो है तकलीफ तो होती है, क्योंकि जो हजारों हजार वर्ष से जिस धर्म को लोग मानते चले आ रहे हैं उससे एकाएक से कट जाना और बिल्कुल नए धर्म को मानना, तो समाज में एक तरह से मतलब एक ही समुदाय के दो लोगों में द्वेष की भावना भी पनपती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे और आगे देखिए क्या है। ये आपके पाठ्यपुस्तक का विषय है और एकदम अक्षर अक्षर और लाइन लाइन आपके पाठ्यपुस्तक में ये चीज़ें हैं। देखिए अंग्रेज अपनी नीति के अनुसार अधिकांश भारतीयों को ईसाई बनाकर भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना चाहते थे। इसी कारण वे ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को सरकारी नौकरी, उच्च पद एवं अनेक सुविधाएं प्रदान करते थे।
अंग्रेजों की इस नीति में हिंदू और मुसलमानों में कंपनी के प्रति घृणा भर दी थी। जब विद्रोह की शुरुआत हुई तो सभी नाराज होकर एकजुट हो गए। अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के प्रति तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण रखते थे एवं उनसे अपमानजनक व्यवहार करते थे। अंग्रेज जाति की उच्चता में विश्वास करते थे एवं काले को घृणा से देखते थे। यू ब्लैक फेलो, ऐसा बोलते थे, है ना। हमेशा बोलते थे ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लोग अक्सर बोलते थे। मतलब किसी को यदि हिकारत की नज़र से इस तरह से बोलना तो खराब बात है। तो विद्यार्थियों, अभी तक में हम लोगों ने दो चीज़ जाना, एक सामाजिक कारण और दूसरा राजनीतिक कारण। तो इसके बाद हम लोग जो है कुछ दूसरे कारण जैसे आर्थिक कारण भी जानेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ सैनिक कारण वगैरह भी जानने का प्रयास करेंगे और कुछ तात्कालिक कारण भी जानने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप ध्यान से दोनों चीज़ों को समझिएगा, राजनीतिक कारणों को भी और सामाजिक कारणों को भी। ठीक है, सामाजिक कारण को आप इस अर्थ में समझिएगा कि कुछ चीज़ें जो अंग्रेजों ने सही की उसको भी भारतीयों ने गलत माना और जो गलत की सो तो गलत था ही। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ और आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।